हाँ जी, नमस्कार। राहुल, अनीता, शिवम, आकाश, सबको गुड आफ्टरनून। और सॉरी कि जो है रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरी थोड़ी सी कुछ मजबूरी है जो कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा। और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो मेरी क्लास, ठीक है। अभी भी मैं 4-5 दिन से आउट ऑफ हिसार था, उससे पहले भी मैं बाहर था, तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोगों को मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडिया शुरू करना था, है ना? यही बात है ना? चलिए जी, तो हम स्लाइड ब्लैक चूज करें जी। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक में एक समस्या है और वो समस्या है ये। ब्लैक में आपको सारा का सारा बाहर का दिखेगा। फिर देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सामने गेट भी दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन भी दिख रही है। तो ब्लैक में ये समस्या है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए ब्लैक चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लैक। वही ठीक है ना? ओके जी, चलो देखिए जी, हम अब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया का परफेक्ट टाइमिंग 1857 से लेके 1947 तक रहा, ठीक है। अब कह रहे हो ग्रीन, ठीक है, चलिए जी। मॉडर्न इंडिया 1857 से लेके 1947 तक। अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम से मॉडर्न शुरू कर देंगे, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा, क्या चल रहा था मेडिवल में, ठीक है। पहले हम मॉडर्न कवर करेंगे, उसके बाद हम मेडिवल में आएंगे। तो करें शुरू? मॉडर्न ही शुरू करना था ना हमें। एंशिएंट मेडिवल सब साइड में कर दो, करते हैं मॉडर्न शुरू। देखिए जी, आधुनिक भारत को हम शुरू कब मानेंगे, तरीके से समझना, चीजों को देखना जी। अगर हम बात करें तो जो मध्यकालीन दौर था ना, एक बार थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत में 712 से लेके 1857 तक मुसलमानों का राज रहा था, ठीक है। अब देखो, जो 712 से लेके 1206 तक का जो टाइम है, इसमें मुसलमानों ने अटैक किए, बस कोई राज वगैरह नहीं किया। लेकिन 1206 में मुसलमान राज करना शुरू कर देते हैं, 1526 तक रहता है जी। इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। इसको हमने दिल्ली सल्तनत कहा। दिल्ली सल्तनत 1526 तक चलेगी। 1526 में मुगल वंश शुरू हो जाएगा, 1857 तक चलेगा मुगल वंश। और सारा खेल एकदम से मुगलों में ही चलेगा जी। देखिएगा, मुगल वंश 1526 से लेके 1707 तक बिल्कुल सही चलता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 मुगल बादशाह राज करते हैं। औरंगजेब,
ये 6 मुगल बादशाह राज करते हैं। इनके समय में कुछ विदेशी भारत में आ चुके थे, लेकिन वो लोग व्यापार कर रहे थे। उन विदेशियों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सबको हम पढ़ेंगे मेडिवल के अंदर। ये लोग भारत में ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। मुगलों के समय में होता क्या है, 1707 में एक टर्निंग पॉइंट, औरंगजेब की डेथ, मुगल कमज़ोर पड़ गए एकदम से, मुगलों का पतन शुरू हो गया। क्योंकि औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था 63 साल का था जब वो गद्दी पे बैठा, मुगलों का पतन शुरू हो गया, तो भाई नए राज्यों का जन्म हो जाएगा। यानी बहुत सारे राज्य मुगल सत्ता से हट के पैदा हो गए, नए नए राज्य उभर के सामने आ गए, मुगलों के नीचे लगे। अब नए राज्यों का जन्म हुआ। अगर नए राज्यों का जन्म हुआ है तो ये लोग जो व्यापारी हैं, इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी भी सोचेगी यार हम भी कुछ कर लें, अब तो इंडिया खाली होता दिख रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में नए राज्यों में से एक राज्य को उठाती है, बंगाल, वहाँ पर प्लासी की लड़ाई के साथ नींव डाल देती है। 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक 100 साल तक एक ही बात पे जोर लगाती है, विस्तार, राज। 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे हालात कर दिए थे 1757 से 1857 के बीच कि मुगल बादशाह दिल्ली तक सीमित रह गए थे, लाल किले तक सीमित रह गए थे। मुगल चले तो थे 1857 तक, लेकिन हालात बड़े ख़राब कर दिए। तो ये 100 साल में आप ये कह सकते हैं, ये जो 100 साल हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कैसे किया, उसी से अंदाज़ा लग रहा है कि 100 साल में हमने क्रांति कर दी थी 1857 में। वो जो क्रांति हम लोगों ने की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के अत्याचारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ थी। तो इसका मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है वो 1857 की क्रांति होगा। यहाँ से हम मॉडर्न शुरू करेंगे। एक बार आप लोग ये बैकग्राउंड को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 1857 की क्रांति शुरू कर देते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा आप लोग, फटाफट से कीजिए। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम देखेंगे क्रांति के कारण कि 100 सालों में क्या क्या कर दिया था, उसके बाद हम क्रांति शुरू कर देंगे। डन, लिखिए फटाफट। ओके भाई, ये थोड़ा मेडिवल में ये सीन चला। मुगलों के बाद जो है, औरंगजेब के बाद मुगल कमज़ोर पड़ गए थे, नए राज्य उभर के सामने आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ़ायदा उठा लिया और अब 100 साल तक बुरा हाल कर दिया। 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या है वो हम अब पढ़ लेंगे 1857 की क्रांति के कारणों के अंदर। बता दीजिएगा कोई समस्या आप लोगों को अगर है तो। ब्राइटनेस का तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आ गया समझ में? नोट कर लिया सबने? नोट करने के बाद तुरंत डन लिखो और उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। लिखिए डन, बताइए।
क्या कोई समस्या है? आई नो सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं हुआ, ये हो जाएगा अर्शिया जी। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। कॉपी पेन रख दो और समझ लो अच्छे तरीके से। (1857) की क्रांति। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रांति के कारण। देखिए जी, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सहायक संधि, हड़प नीति। ये 1857 की क्रांति के कारण है। पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब्सिडरी अलायंस, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 1857 की क्रांति के कुछ कारण हैं। ठीक है जी, वैदिक भी पढ़ाएंगे पर आप लोग ये तो लिख लीजिए, ये जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक नहीं है क्या? 1857 की क्रांति के कारण है जी ये राजनीतिक, किसी को राजनीतिक तरीके से परेशान किया होगा, किसी को धार्मिक, किसी का जो है आर्थिक शोषण किया होगा, सैनिकों को परेशान, सहायक संधि और हड़प नीति। एक एक कारण को हम अच्छे से डिटेल में तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा जी आप लोग। चलो इनमें भी पॉइंट लिख लेते हैं साथ में। जैसे राजनीतिक कारण है, इसमें हम देखेंगे मराठा पेशवा के साथ जो बर्ताव हुआ। इसमें हम देखेंगे अवध के नवाबों के साथ क्या हुआ। अवध के नवाब, और इसमें हम देखेंगे मुगल बादशाह के साथ क्या हुआ। ये चैप्टर है जी 1857 की क्रांति। एक बार आप लोग ये कारण नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक कारण को देखेंगे। आखिर उन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या था, 1757 से लेके 1857 तक, क्योंकि 1757 में नींव डाली थी कंपनी ने। ठीक है, कीजिएगा एक बार नोट आप लोग इसको यहाँ तक कि आखिर 100 सालों में हुआ क्या था, कीजिएगा। फिर हम देखेंगे एक एक कारण को डिटेल में अच्छे से तरीके से।
बात तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा, थोड़ा सा तो नहीं, ज़्यादा बिजी चल रहा था। और इस चीज़ के लिए तो भाई मैं सॉरी जो है मांगता हूँ आप लोगों से। क्लासेस बहुत कम ले पाया मैं। ऐसा नहीं कि किसी और बैच में ले रहा था, मैं किसी भी बैच में नहीं ले रहा था मैं। नोट कर लिए हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम जी राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में जो पहला पॉइंट है मराठा। एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को। डन? हो गया? चलिए जी, सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण। देखिएगा जी, मराठा पेशवाओं के साथ क्या हुआ। देखिए जी, मराठा साम्राज्य, ध्यान से सुनना एक एक बात को। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। तो मराठा साम्राज्य में जो राजा होता था, राजा को छत्रपति कहा जाता था। वह प्रधानमंत्री को, राजा के नीचे जो होगा, पेशवा। तो शुरू में तो ये सत्ता जो है सारी की सारी इनके पास रही, और बाद में 1713 के बाद मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के हाथ में आ गया। पूरा साम्राज्य पेशवाओं के पास आ गया। पेशवा ही थे जो भी थे करता धरता उसके। तो सेम इसी प्रकार 1796 में आखिरी पेशवा बने मराठाओं के बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। आखिरी पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 लाख पेंशन पर बिठूर भेज दिया। बिठूर भेज दिया। आठ लाख रुपए पेंशन पर बिठूर भेज दिया। बिठूर यानी कानपुर, और महाराष्ट्र से ले लिया। महाराष्ट्र में रहते थे, 8 लाख रुपए पेंशन दे दी, पेंशन मिलती रहेगी, बिठूर हो गए। तो ये जो आखिरी पेशवा है ये बिठूर में रहते थे, 8 लाख रुपए पेंशन पर। 1853 में बाजीराव की मृत्यु हो गई। देखिए जी, इनको बिठूर भेजा था 1818 में। आखिरी पेशवा बने मराठाओं की, जो है कम जो है नाम रह गया था यहाँ पर। 8 लाख रुपए हर साल आपको मिलते रहेंगे, बिठूर चले जाओ। पुणे को छोड़ के बिठूर चले गए। बिठूर में रहेंगे आखिरी पेशवा बाजीराव। नहीं जी, अपॉइंट नहीं किए गए थे। 1796 में ये बने थे आखिरी पेशवा। 1818 में इसको बिठूर भेजा गया। बिठूर में रहो जी आप,
बिठूर में आपको सरकारी आवास मिलेगा। वहां पर इनकी जब डेथ हुई तो इनका एक अडोप्टेड सन था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था, नाना साहेब। तब नाना साहब ने कहा जी अब बिठूर में अगला पेशवा मैं हूं, तो मतलब पेंशन मुझे मिले। इस आईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आखिरी पेंशन मुझे मिले, अब पेंशन मुझे मिले। कंपनी ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया, तुम कब से पेंशन लोगे, तुम तो सगे बेटे हो ही नहीं, तुम तो गोद लिए हुए बेटे हो। नाना साहब बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा के गोद लिए बेटे को पेंशन देने से मना कर दिया अंग्रेजों ने। महाराष्ट्र भी चला गया, पेंशन भी नहीं मिल रही, बिल्कुल पानी दीजिएगा एक बार। अब क्या नाना साहब परेशान नहीं है, बिल्कुल है परेशान। तो नाना साहब ने कहा कोई नहीं, देख लूंगा मैं। और जब 1857 में क्रांति होगी देश में, तो कानपुर से कौन मिलेंगे हमें, नाना साहब। नाना साहब क्यों मिलेंगे, क्योंकि इनके साथ बर्ताव गलत किया गया है। इनके साथ जो बर्ताव किया गया है उसकी वजह से क्या करेंगे क्रांति, इसका मतलब ये जो है क्रांति का कारण है, बिल्कुल है। कैसा राजनीतिक कारण, तो ये तो था क्रांति का पहला कारण, राजनीतिक कारण का पहला पॉइंट। मराठा पेशवा के साथ क्या किया गया था, नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था। नोट कीजिए। हालांकि मराठा साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये डिटेल में करेंगे कवर, एक बार इसको नोट कीजिए आप लोग, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग और मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। ये हमारा पहला पॉइंट। ये बाजीराव सेकंड जो है रघुनाथ राव के बेटे थे, राघोवा जिसको कहा जाता था, राघोवा, ठीक है। ये बाजीराव फर्स्ट का बेटा नहीं था, रघुनाथ का बेटा था। ये हम मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे, हमने यहाँ मराठा साम्राज्य को नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ उसकी एक झलक देखी है कि मराठा कैसे पनपे थे और कैसे उनको अंग्रेजों ने कुचला। तो भाई परेशान तो सारे ही हैं, पूरा देश परेशान था अंग्रेजों से। समझ में आ गया। मेरी बातें आप लोग समझ तो पा रहे हो ना। वेरी गुड। चले आगे। अच्छा नोट कर रहे हो, करो जी। अच्छा वेट, चलो कर लो। मतलब देखो ये हम एक एक कारण को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब क्रांति होगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वहाँ ये हुआ था, क्यों नाना साहब आए क्रांति में, ठीक है। सबकी वजह देख रहे हैं हम लोग पहले। तो हमें कारण पढ़ने में ही लग जाएंगे 2 दिन, तो 2 या 3 दिन लग जाएंगे कारण पढ़ने में ही सिर्फ। थैंक यू जी। गुरदेव सिंह शायद पेवा से ना आप, हो गया।
चलिए जी, अब देखिए पहला कारण हम कर चुके। अब हम देखेंगे अवध के नवाबों के साथ क्या हुआ था। देखिए जी, राजनीतिक कारणों में ही अगला पॉइंट ये हम पढ़ चुके, अवध के नवाब। अवध के नवाब के साथ क्या कर दिया था, समझना इस चीज को ध्यान से। अवध जो है ना, मुगलों के अधीन एक सूबा हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। अवध की राजधानी लखनऊ और अयोध्या, इस एरिया को अवध कहा जाता था। तो जी मुगलों ने क्या किया, 1712 में सआदत खान को सूबेदार बनाया गया। अवध का सूबेदार बनाया गया सआदत खान को 1712 में। सआदत खान 1722 में इसने अवध को स्वतंत्र कर लिया। सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र कर लिया कि भाई हम ही हैं, जब भी हैं यहाँ पे, ठीक है। अवध का पहला नवाब बन गया सआदत खान। अब अवध में जो काम चलता है वो नवाबों का चलता है, नवाब ही यहाँ पे है। अवध में नवाब बनेंगे, इसके बाद इसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे अवध मुगलों से अलग हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया मुगल कमजोर पड़ेंगे, राज्य अलग होंगे, कंपनी उन पे कब्जा करेगी, तो ये अलग हो गया। नवाबों की परंपरा चलती रही। ऐसे ही आखिरी नवाब बनकर के आया था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, जिसकी बेगम का नाम था हजरत महल। हजरत महल इसकी बेगम का नाम था। हाँ, हजरत महल के अलावा 299 बेगम और थी, यानी कि वाजिद अली की 300 बेगम थी। मेन जोन में थी वो थी हजरत महल। देखिए जी, वाजिद अली की अगर मैं बात करूं, जो नवाब है ये वाला, इसको संगीत बहुत पसंद है, इसको शायरी बहुत पसंद है, इसको नृत्य बहुत पसंद है, बंदे को कविता, साहित्य, ये सब पसंद है। सिवाय राजनीति के इसको सब कुछ आता है, राजनीति नहीं आती बस। इसके ढंग को देखते हुए अगर मैं बात करूं, वाजिद अली सारा दिन दरबार में डांस चलता था, शायरी चलती थी, सब कुछ यही चलता था। अगर वाजिद अली के व्यवहार की बात करें तो आप इसको थोड़ा बहुत करण जौहर टाइप समझ सकते हैं, ऐसा था वाजिद अली। और वाजिद अली की बेगम है 300। वाजिद अली के हालात देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के राजा पे कुशासन का आरोप लगाया। मौका मिल गया, कुशासन का आरोप लगाया कि भैया राजा को राजनीति नहीं आती, दरबार में ये सब चलता है। जनता के सामने इमेज खराब कर दी और अवध के नवाब को अरेस्ट कर लिया गया। बात है 1856 की। 1856 में ऐसे तो अवध को कब्जे में कर नहीं पाए, आखिरी नवाब मिला वो भी ऐसा कैद कर लिया। कहा कि हजरत महल हो गया अब की जो है कार्यकर्ता, हजरत महल को हम पेंशन देंगे, प्रशासन कंपनी संभालेगी हजरत महल की देख रेख में।
अब जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रानी की देखरेख में संभालेगी। हजरत महल को पता था ये लोग इंटरफेयर करेंगे बाद में और मुझे एकदम से साइड कर देंगे। हजरत महल ने कहा मैं अपना अवध नहीं दूंगी। ज़बरदस्ती ले लिया गया कि आप ही हो सब कुछ, हम तो सिर्फ काम करेंगे। वाजिद अली को अरेस्ट करके कुशासन का आरोप लगा के हजरत महल को जो है अपॉइंट करके हजरत महल ने मना कर दिया, मैं जो है ना पेंशन लूँगी और ना मैं अपना अवध दूंगी, लेकिन अवध ले लिया। अब अवध के साथ जो किया, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। यानी जब क्रांति होगी तो हजरत महल भी अपने राज्य को छुड़वाने की कोशिश करेगी। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था हजरत महल ने। क्यों? ये वजह थी, कुशासन का आरोप लगाया गया था। इसको नोट कर लीजिए, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अवध का पहला नवाब कौन बना था? सादत खां। अवध कब अलग हुआ था मुगलों से? ठीक है, इस तरीके के अवध की राजधानी और कैसे अवध के इस आखिरी नवाब को अरेस्ट कर लिया गया था। नोट कर लीजिए। क्या आपको दूसरा कारण जेन्युइन लगता है? बिल्कुल लगता है जी, अवध से क्रांति हुई थी। क्यों की थी? क्योंकि ये हुआ था। कीजिएगा नोट, बताइएगा कोई समस्या है तो। सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? कोई समस्या यहाँ तक? अठारह सौ छप्पन में इसको कुशासन का आरोप लगा के अरेस्ट कर लिया कि भाई आपको राजनीति नहीं आती, मिस गवर्नेंस का आरोप लगा के इसको अरेस्ट कर लिया गया। कीजिए नोट, बताइए। क्या हो गया गौरव? क्यों हंसे आप? वाजिद अली को, आखिरी नवाब वाजिद अली को अरेस्ट कर लिया गया था। गौरव आप क्यों हंसे? किस बात पे हंसे आप? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया और हजरत महल को पेंशन का ऑफर दे दिया। उसने पेंशन ली नहीं, अपने अवध को छुड़वाने के लिए वो 1857 में क्रांति करेगी। ठीक है, क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं हम, कहाँ कहाँ से किस किसने क्यों क्यों की थी क्रांति। एकदम से जब क्रांति होगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये था कारण। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कारण आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, हजरत महल ने क्रांति की थी, क्यों की थी? ये थी वजह।
ठीक है, डन। हो गया। चलिएगा जी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगला कारण, अगला जो हमारा कारण है वो हम देखते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम। राजनीतिक कारणों में ही तीसरा पॉइंट, मुगल बादशाह के साथ क्या किया गया था। देखिए जी, मुगल वंश 1526 में स्टार्ट हुआ था, 1857 तक चला। मुगलों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में ये वंश बड़ा खतरनाक चला था। बाबर, हुमायूं, सबका बड़ा नाम था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 6 मुगल बादशाह बड़े पावरफुल रहे थे। जब तो 300, अच्छा ठीक है। अब देखो 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हुई थी ना, मुगलों का पतन हो गया, पतन शुरू हो गया, मुगल कमजोर पड़ गए। ऐसा भी नहीं कि एकदम से, धीरे धीरे। तो इसी क्रम में 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बनकर के आया था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के समय तक तो ऐसे हालात कर दिए थे अंग्रेजों ने कि मुगलों के पास ले दे के जो बचा था, जफर के समय में मुगलों का दरबार लगता था दिल्ली में। ये लोग दिल्ली के लाल किले में रहते थे। लाल किला इनका निवास स्थान था। मुगल करेंसी चलती थी, सिक्के चलते थे मुगलों के। ये लोग बादशाह कहलाते थे। इसके अलावा ये लोग खिल्लत देना एक परंपरा थी। खिल्लत यानी कि उपहार। मुगल बादशाह किसी को उपहार दे तो वो खिल्लत कहलाता है। एक है नजराना लेना, यानी उपहार लेना। तो ये सब इसके समय में बचा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को इतना कमज़ोर बना दिया था कि मुगल बादशाह सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए थे जी, सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए थे। अब हुआ क्या, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा साहब आज के बाद दरबार नहीं लगेगा, बंद करो ये सब। लाल किला छोड़ दो, आपको बहुत जल्द एक सरकारी आवास मिलेगा, लाल किला छोड़ना पड़ेगा आपको। सिक्के वैलिड नहीं होंगे आपके, सिक्के बंद करवा दिए। और आज के बाद आप बादशाह भी नहीं हो, ना किसी से गिफ्ट लोगे ना किसी को गिफ्ट दोगे। मुगल बादशाह वाले वस्त्र तक नहीं पहन सकता, दरबार नहीं लगेगा,
लाल किले में नहीं रहेंगे, भविष्य में लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हालात उसके कर दिए जिसके पूर्वजों ने, ध्यान से सुनो, जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1615 में जहांगीर ने परमिशन दी थी, हाँ कर लो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। उसी कंपनी ने कैसे हालात कर दिए बहादुर शाह जफर के। तो इसको फील नहीं हुआ होगा यार, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर राज किया और हमें आज ये लोग पानी तक पूछ के पीना पड़ता है लाल किले के अंदर। तो जो मुगल बादशाह के साथ व्यवहार किया, क्या वो सही था? इसके हिसाब से तो सही नहीं था। जब 1857 में क्रांति होगी तो दिल्ली से कौन भिड़ेगा? ये आएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इसके साथ जो किया था ये था 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तब तक मैं चाय पी लेता हूं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तीनों कारण आपको फिट बैठ गए ना बिल्कुल। दिल्ली से ये भिड़ेंगे जफर साहब, आखिरी मुगल बादशाह जफर, बहादुर शाह जफर, क्रांति के समय 82 के हो चुके थे। कीजिए नोट और मुझे बताएं एक एक बात आपको समझ में आई क्या। देख लीजिए, जहांगीर ने परमिशन दी थी और जहांगीर के वंशज जफर के साथ क्या कर दिया। ऐसे हालात कंपनी के। जहांगीर ने इनके, उसके बाद फर्रुख शेर ने इनके सिक्के वैलिड किए थे। मुगलों में औरंगजेब के बाद आया था एक फर्रुख शेर, और इन्होंने इनके सिक्के अनवैलिड कर दिए। बताइएगा, गौरव, गुरुदेव, पायल, अर्शिया, अनीता, सब बताइएगा। और हो कहाँ से आप लोग? मुझे थोड़ा काफ़ी दिन बाद लगी ना क्लास, याद रहता नहीं है। एक बार साथ साथ में अपना वो बताएं, कहाँ से हैं आप लोग? हाँ ये भी है, अब एक दो दिन बाद शुरू कर देंगे फिर से हम। अभी चाय चल रही है, टीचिंग की वजह से ये चाय की बड़ी जो है लत लगी है हमें। ओके, उचाना रेवाड़ी, बताएं। सामने वाले जी, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हाँ थैंक यू बोलना उनको। जी, उड़ीसा, ओके 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 ओके। यूपी, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो आउट ऑफ हरियाणा है? क्या आप लोग मेरी एक एक बात समझ पा रहे हैं?
चलिए जी, रोहतक, अश्विन जी, हो गया। अब देखिए, अब हम करते हैं जी अगला कारण। कौन सा लिखवाया था मैंने? दूसरा कारण। एक हो गया हमारा कंप्लीट। पेशवा के साथ क्या हुआ, अवध के नवाब के साथ और बादशाह के साथ क्या हुआ, हो गया ना। चलिए अब देखिए, अगला जो कारण है वो है धार्मिक कारण। देखिएगा जी, धार्मिक कारण, समझिएगा इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1805 में एक नया ड्रेस कोड लागू किया। 1805 में एक ड्रेस कोड लागू करते हैं। जी शिवम जी, दोबारा करना है एक बार। क्या था ये? देखिएगा, 1805 में एक नया ड्रेस कोड लागू हुआ। ये ड्रेस कोड कहता है, क्या कहता है? एक नया रूल आया, सिपाहियों के लिए। जो सिपाही हिंदू हैं उनके लिए एक नया ड्रेस कोड, जो मुस्लिम हैं उनके लिए, और अंग्रेज भी होते थे। देखिएगा जी, हिंदू सिपाहियों के लिए ड्रेस कोड आया कि अब से नौकरी पर तिलक नहीं लगाना, ड्यूटी पे आओ तो तिलक नहीं लगाना, चोटी नहीं रखनी, और जनेऊ नहीं पहनना। तिलक नहीं लगाना, चोटी नहीं रखनी और जनेऊ नहीं पहनना, हिंदू सिपाही। मुस्लिम सिपाही टोपी नहीं पहननी, दाढ़ी नहीं रखनी, टोपी नहीं पहननी, दाढ़ी नहीं रखनी। ठीक है। अंग्रेजी सिपाहियों के लिए कोई रूल नहीं है। ये बात सुन करके, ये रूल देख करके दिमाग खराब हो गया हिंदुओं का, हमारे आचरण के साथ छेड़छाड़, दिमाग खराब हो गया मुसलमान सिपाहियों का। इन सभी सिपाहियों ने मिलकर के 1806 में एक छोटा सा विद्रोह भी किया था, वेल्लोर का विद्रोह। ठीक है, लेकिन वो विद्रोह दबा दिया गया था। तो ये सिपाही 1805 और 6 से ही भरे पड़े थे। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन देख लेंगे हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ की है। तो एक तो ये हो गया धार्मिक कारण। एक 1833 में क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि ईसाई प्रचारक, भारत में आते हैं। भारत में अपने धर्म का प्रचार करते हैं। 1833 में क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उनको पैसा भी, हिंदू थर्ड पॉइंट जनेऊ, जनेऊ वर्ड ही होगा इसके लिए, एक पर्टिकुलर धागा होता है, आपने देखा होगा ब्राह्मण जो पहनते हैं। ठीक है, जनेऊ, जनेऊ बैन कर दिया, चोटी बैन कर दी, तिलक बैन कर दिया, यहाँ टोपी और दाढ़ी बैन कर दी। ठीक है, भारत में आए, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो सभी भारतीय धर्मों को दिक्कत हुई कि ये नए धर्म को प्रचार करें सरकारी खजाने पे, सरकारी खर्चे पे, ये तो गलत है, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ और नए धर्म का प्रचार। तो ये जितनी भी घटनाएं घटी, 1805 का ड्रेस कोड, 1833 में क्रिश्चियन मिशनरी का भारत में आना, क्या ये 1857 की क्रांति के कारण नहीं हो सकते?
भाई इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो किया उसके खिलाफ हम क्रांति कर रहे हैं, तो ये भी था एक कारण। ये जो 2 कारण हैं ये बने 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण। क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत है? बताइएगा मुझे, बताइएगा किसी को यहाँ तक कोई समस्या अगर है तो। पता लग गया पायल जी? वैसे इसको थ्रिड बोलते हैं, थ्रिड, जनेऊ, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ड्रेस कोड ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती है, क्योंकि कंपनी का शासन चल रहा था, जहां जहां कंपनी का शासन था वहां वहां। आर्मी के लिए क्या था ये ड्रेस कोड? क्या किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यहाँ तक कोई समस्या हो आप लोगों को बताइएगा। जी गौरव बोल देंगे। अनीता, अर्शिया, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, नेशनल जीके वाले। कोई समस्या यहाँ तक? शिवम जी दिखाइएगा एक बार। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जी, हो गया। देखिए हम लोग 1857 की क्रांति के कारणों में पहला कारण हमने देखा राजनीतिक कारण, जिसमें हमने मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहब के साथ क्या हुआ वो देखा। अवध के नवाब वाजिद अली और उनकी मैडम हजरत महल के साथ क्या हुआ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ ये हमने देखा। धार्मिक कारणों में हमने 2 पॉइंट पढ़े, 1805 का ड्रेस कोड, 1805 ड्रेस कोड, और इसके अलावा 1833 का चार्टर एक्ट। एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट, वो हमने इसके अंदर देखा। ठीक है, उसके बाद हमारे बचते हैं आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सहायक संधि, हड़प नीति। ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा फटाफट कमेंट करके बताइए जी। यहाँ तक हो चुका हमारा पहला और दूसरा। अब इनमें ज़्यादा वो लगेगा नहीं, तो अगली एक क्लास में ये सारे के सारे कारण कंप्लीट हो जाएंगे। आर्थिक, सैनिक, सहायक संधि और हड़प नीति। 1798 और 1848।
डन। चार्टर एक्ट के बारे में मेडिवल में पढ़ना होगा, 1857 से पहले का है, मेडिवल में करवाया जाएगा, ठीक है। उस एक्ट में ही क्रिश्चियन मिशनरी आए थे भारत के अंदर। अब वो एक्ट क्या है क्या नहीं है वो हम मेडिवल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। गोल्डन एज वाला भाई मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, आज का समय हो चुका हमारा, ठीक है। तो चलिएगा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।